चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला टॉपिक है हमारा यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। देखिए, तो सबसे पहले बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए। आपको याद रखना है कि बिहार में सर्वप्रथम कौन सी सबसे पहले कंपनियों में किसका प्रवेश हुआ था। तो बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करते थे। 1632 ईस्वी में पटना में डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि में थी। आपको याद रखना है कि पटना में या फिर बिहार में सबसे पहले अपना व्यापारिक केंद्र कौन सी कंपनी ने स्थापित किया था। तो ये किया था डचों ने 1632 ईस्वी में पटना में। देखिए, अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। तो दोस्तों, अंग्रेजों ने कहां पर किया था, आपको याद रखना है, पटना के आलमगंज में 1620 ईस्वी में। लेकिन वह 1621 में ही बंद हो गया था, इसीलिए उन्हें इसमें ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। अंग्रेजों को शुरुआत में उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में जो वास्तविक सफलता है 1651 ईस्वी में मिली थी। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा था। तो अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी बिहार आए थे 1632 ईस्वी में। अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित है। डेनिश कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। इसके बाद मुगल शासक फारूक सियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, मुगल शासक थे फारूक सियर, जिन्होंने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने, अपने सिक्के का प्रयोग करने की मान्यता दी और इसी घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है 1717 ईस्वी के फारूक सियर के फरमान को। देखिए, बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज, तो अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गए थे। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। तो इनके बीच हमें संघर्ष देखने को मिला। देखिए, 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी की लड़ाई हुई, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ। तो आपसे पूछा जाता है कि प्लासी की लड़ाई कब और किन के मध्य लड़ी गई थी। तो प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य लड़ी गई थी। इस पॉइंट को आपको स्टार लगाकर याद रखना है। उसके बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। कब बनाया गया? सिराजुद्दौला के बाद। तो मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उनके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थापित कर दी। स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया गया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। 1763 ईस्वी में मीर कासिम भागकर पटना आ गया। पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। किसने? मीर कासिम ने। इसके बाद वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला। अब ये मिलकर एक गुट बनाएंगे अंग्रेजों के खिलाफ। तो मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला। वो भागकर पटना आ गया था ना। देखिए, तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेजों के बीच 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई। तो किस किसने संयुक्त सेना गुट बनाया था? ये बनाया था आपके मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने। और फाइनली इनके बीच में, इन तीनों के गुट और अंग्रेजों के बीच में 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, इसको आपको याद रखना है। और इसमें इस गुट की हार होती है। देखिए, 22 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार देना पड़ा। देखिए, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ और इनकी हार हो जाती है। इसी कारण से इसके बाद 1764 के बाद फाइनली 1765 में इलाहाबाद संधि होती है और इलाहाबाद संधि के तहत जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, इनको 26 लाख रुपए के बदले वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी।
देखिए 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडलटन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। तो फिर जो कंपनी द्वारा बंगाल का जो दीवान है वो सिताब राय को बनाया जाता है। 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन सौर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गोल्डस्टीन द्वारा गोल घर का निर्माण कराया गया। आपको याद रखना है गोल घर का निर्माण किसने और कब कराया था। तो इसका निर्माण 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गोल्डस्टीन के द्वारा कराया गया था। ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स आपको इस टॉपिक से बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सभी पॉइंट्स को याद रखना है। चलिए अब स्टार्ट होता है हमारा दूसरा टॉपिक, और दूसरा टॉपिक है आपका जनजातीय विद्रोह। देखिए जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित हैं। देखिए बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह को हमें यहाँ पर याद करना है। तो ये विद्रोह दिया हुआ है, उसका वर्ष, उसका क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता, इनको आपको याद कर लेना है। सबसे पहले है आपके सामने तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह 1789 से 94 में हुआ था, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। दूसरा है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 में हुआ था, पलामू क्षेत्र में, आपको याद रखना है। और इसके नेतृत्वकर्ता थे भूषण सिंह। इसके नेतृत्वकर्ता को भी आपको याद रखना है। दूसरा विद्रोह है हो विद्रोह, जो कि 1820 से 21 में हुआ था। ये कौन से क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम में हुआ था। नेक्स्ट है आपका कोल विद्रोह, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था, छोटा नागपुर क्षेत्र में, और इसके लीडर थे बुद्धो भगत। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह आपका 1855 से 56 में हुआ था, संथाल परगना क्षेत्र में, और इसके नेतृत्वकर्ता सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव थे। नेक्स्ट है सरदारी विद्रोह 1858 से 95 में, छोटा नागपुर और सिंहभूम में हुआ था। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह आपका 1895 से 1900 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता थे बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है आपका ताना भगत विद्रोह 1913 से 14 में हुआ था, गुमला क्षेत्र में हुआ था, और जतरा भगत इसके लीडर थे। चलिए बात करते हैं जो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर विद्रोह हैं, उनको थोड़ा डिटेल में हमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले है आपका संथाल विद्रोह, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संथाल विद्रोह आपका 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। देखिए 1857 की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ, जिसे दामन कोह के नाम से भी जाना जाता है। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों को दीकुओ भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव ने किया था। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 संथाल परगना एवं मांझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। तो ये था आपका संथाल विद्रोह। नेक्स्ट है आपका मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह आपका 1895 से 1900 में हुआ था। यह जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो मुंडा विद्रोह को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह का कारण दीकुओं द्वारा शोषण, खुट कटी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने स्वयं को सिंह बोंगा का अवतार बताया। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था। देखिए इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 ईस्वी में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुंट कट्टी व्यवस्था पुनः लागू की गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। तो ये था आपका यहाँ पर मुंडा विद्रोह के बारे में जो चीजें आपको याद रखनी है। चलिए बात करते हैं अभी 1857 की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह और आंदोलन। तो फाइनली जो 1857 की क्रांति होती है
इससे पहले जो भारत के अंदर छोटे छोटे विद्रोह हो रहे थे, यहाँ पर हमें उन्हीं को देखना है। देखिए, सबसे पहले है आपका वहाबी आंदोलन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल वहाब थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था। भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी ने नेतृत्व प्रदान किया था। तो वहाबी आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने। इसको आपको याद रखना है। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र सितना पश्चिमोत्तर सीमा पर और दूसरा केंद्र पटना में था। पटना केंद्र से धन एवं स्वयं सेवकों को सितना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने, इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फराइजी आंदोलन वहाबी आंदोलन से ही प्रेरित था। वहाबी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया था। वहाबी नेताओं को कारावास और मृत्युदंड की सजा दी गई। अंततः आंदोलन को दबा दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये था आपका वहाबी आंदोलन। आप साथ में छोटे छोटे अपने नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए, आप अपने नोट्स में सिर्फ उन पॉइंट्स को लिखना जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन पॉइंट्स को जिनको मैं स्टार लगाती हूँ, ठीक है। जैसे कि वहाबी आंदोलन है, तो ये किसने इसका नेतृत्व किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने। आप इसको स्टार लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका नोनिया विद्रोह। देखिए, नोनिया विद्रोह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1770 से 1800 ईस्वी में हुआ था। बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। सबसे पहले आपको याद रखना है, नोनिया कौन थे? नोनिया एक सोरा उत्पादक वर्ग था। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। बिचौलिए कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। जो बिचौलिए थे वो कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे और जो मुनाफा होता था उसको स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। तो ये था आपका नोनिया विद्रोह। नेक्स्ट है आपका लोटा विद्रोह। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में हुआ था। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। तो इसी विद्रोह को लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो 1857 की क्रांति से 1 साल पहले 1856 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा ये किया गया था। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट विद्रोह जिनको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए बात करते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक की। तो यहाँ पर आपके जो जनजातीय विद्रोह का टॉपिक था वो समाप्त हो जाता है। अभी हमें नेक्स्ट टॉपिक को कवर करना है और अगला टॉपिक है आपका 1857 की क्रांति और बिहार। देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। ये आपको याद रखना है। पटना में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने किया था। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लोयल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ किया। देखिए, 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया। विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये लूट लिए। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। आपको याद रखना है किसने नेतृत्व दिया था? तो ये दिया था बाबू कुंवर सिंह ने, जो कि जगदीशपुर के जमींदार थे। उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रण दिया, मगर मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 4000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया तथा 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार
अधिकार कर लिया। तो आरा पर अधिकार कब किया था? 27 जुलाई 1857 को किया था। कभी कभी एग्जाम में ऐसे डेट भी पूछ ली जाती है। देखिए, आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। वे रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांड के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। शिवराजपुर घाट गंगा नदी पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यार की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई हरि किशन सिंह ने उनको पूर्ण सहयोग दिया। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया। तो ये था आपका 1857 की क्रांति बिहार के अंदर। देखिए, कांग्रेस की स्थापना और बिहार के बारे में समझते हैं। तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में A.O. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर W.C. बनर्जी ने की। तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके प्रथम अधिवेशन में बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन को समझते हैं। तो बिहार में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन हुए हैं। सबसे पहले 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? बांकीपुर, पटना में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे R.N. मुधोलकर। दूसरा जो आप देख सकते हैं 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में बिहार में हुआ था, जो कि गया में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है आपका 54वां अधिवेशन 1940 ईस्वी में बिहार में हुआ था, रामगढ़ झारखंड में। तो झारखंड तो उस टाइम पर बिहार का ही पार्ट था ना। इसके अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इनको आपको स्टार लगाकर अच्छे से याद कर लेना है, यहाँ से आपको अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं बंग भंग या फिर स्वदेशी आंदोलन और बिहार की। देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की। इसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी किया गया। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधान अध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 ईस्वी को दरभंगा में रक्षाबंधन बनाया गया। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। तो आपको यहाँ पर बंगाल विभाजन के बारे में यहाँ पर डेट को याद रखना है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 ईस्वी को हुआ था। इस टाइम पर वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन इस टाइम पर वायसराय थे। और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो 1911 ईस्वी में इसको रद्द कर दिया गया था। देखिए, नेक्स्ट है आपका मुजफ्फरपुर बम कांड, जो कि 1908 ईस्वी में हुआ था। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। तो आपको याद रखना है मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में, जो कि 1908 ईस्वी में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? इसमें जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी के द्वारा। लेकिन इसमें किसकी मृत्यु होती है? कैनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो जाती है। देखिए, घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई। नेक्स्ट है आपका होम रूल आंदोलन और बिहार। चलिए समझते हैं होम रूल आंदोलन के बारे में। देखिए, 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, होम रूल आंदोलन से दो नेता जुड़े हुए हैं। एक है आपकी एनी बेसेंट, और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1616 ईस्वी में हुआ था। और इनसे जुड़े हुए हैं एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक।
ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है, बिहार में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। खां बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर, पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष और चंद्रवंशी सहाय, बैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। होम रूल आंदोलन के बाद नेक्स्ट है आपका चंपारण सत्याग्रह। चलिए चंपारण सत्याग्रह को समझते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था, इसको आपको याद रखना है। देखिए, चंपारण में किसानों के लिए 3 कट्ठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। तो चंपारण सत्याग्रह किसके विरोध में किया गया था? 3 कट्ठिया पद्धति के विरोध में किया गया था। 3 कट्ठिया पद्धति क्या थी? 3 कट्ठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी, वहीं आर्थिक रूप से शोषक भी थी। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरहवा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकर्षित किया। ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। तो किसने इस समस्या पर ध्यान आकर्षित किया था कांग्रेस का? राजकुमार शुक्ल ने। इसको भी आपको याद रखना है। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। गांधी जी को बिहार में आने के लिए किसने निमंत्रण दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे। 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वे चंपारण पहुंचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जे.एम. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.J. हार्डकोक ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. सलाई थे तथा महात्मा गांधी, L.C. अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, D.J. रीड एवं G. रैनी आदि इसके अन्य सदस्य थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 कट्ठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, तो दोस्तों आपको याद रखना है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 3 कट्ठिया पद्धति के विरोध में था। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण आदि थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाता है कि बिहार के अंदर जो किसान आंदोलन के नेता थे वो कौन थे, तो स्वामी विद्यानंद थे। चलिए यहाँ पर आपका चंपारण सत्याग्रह समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है आपका किसान सभा। तो किसान सभा के बारे में जानते हैं। 1922 से 23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह सचिव थे। 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहेटा में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भी आपको याद रखना है, ये भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। तो ये आपको याद रखना है, प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी 1929 ईस्वी में। बिहार किसान आंदोलन में आर्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में हुआ। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में
1935 ईस्वी में हाजीपुर में हुआ था। नवंबर 1936 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ और इसके सचिव NG रंगा थे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उसका समाधान कराना था। चलिए बात करते हैं बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन की। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन का जो प्रथम है, देखिए प्रथम बार कहाँ हुआ था? सोनपुर में हुआ था, 1929 में हुआ था। और कौन थे अध्यक्ष? स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन गया में 1934 ईस्वी में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में हुआ था। तीसरा बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन हाजीपुर में 1935 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ था। चलिए बात करते हैं प्रमुख किसान नेता और उनके कार्य क्षेत्र की। तो यदुनंदन शर्मा गया से बिलोंग करते हैं, यमुना कार्यई दरभंगा सारण, राहुल सांकृत्यायन आप देख सकते हैं अंबारी जो कि सिवान में है, कार्यानंद शर्मा मुंगेर बढ़िया ताल से बिलोंग करते हैं। चलिए अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन और बिहार की। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में भी आपने सुना होगा, लेकिन हम इसको यहाँ पर बिहार से जोड़कर पढ़ेंगे। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन को 1919 से 1923 में शुरू किया गया। नवंबर 1919 ईस्वी में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया। 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल की। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा। आपको याद रखना है, जिस टाइम पर खिलाफत आंदोलन चलाया गया था उस टाइम पर भारत में असहयोग आंदोलन भी साथ साथ में चल रहा था। लेकिन तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया। तो ये था आपका खिलाफत आंदोलन और बिहार। नेक्स्ट है आपका असहयोग आंदोलन और बिहार। देखिए, सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया था। नवंबर 1920 ईस्वी में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हुक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। महजरुल हक इसके कुल अधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने। असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने दीघा के पास मित्र खोरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। 30 सितंबर 1921 ईस्वी को महजरुल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चोरा की घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थापित कर दिया गया। आपको यहाँ पर याद रखना है चोरी चोरा कांड की घटना कब हुई थी, तो ये 5 फरवरी 1922 की घटना है, जिसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। देखिए, इसके बाद बात करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आपका राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार में सबसे पहले है आपका स्वराज्य पार्टी और बिहार। तो यहाँ पर आपको स्वराज्य पार्टी के बारे में समझना है। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में बिहार के गया में हुआ। इसके अध्यक्ष देशबंधु चितरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर याद रखना। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो 37वां अधिवेशन कांग्रेस का बिहार के गया में 1922 ईस्वी में देशबंधु चितरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ था।
चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश करने के पक्ष में थे। उन्होंने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। तो स्वराज पार्टी का गठन कब और किसने किया था? 1923 ईस्वी में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। दोस्तों, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किसने और कब किया था? तो ये किया था बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 1923 में। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे। नेक्स्ट है आपका साइमन कमीशन और बिहार। देखिए, साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। तो साइमन कमीशन भारत में कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 ईस्वी की जांच के उद्देश्य से आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किए गए। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया। तो ये आपको याद रखना है साइमन कमीशन के बारे में। नेक्स्ट है आपका बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल आदि थे। इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा। तो ये थी आपकी बिहार सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। देखिए, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था और इसी में ही पूर्ण स्वराज की घोषणा भी की गई थी। देखिए, प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा आरंभ की। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ कर दिया। तो इस डेट को आपको याद रखना है, 12 मार्च 1930। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया। मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा दी गई। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफी सक्रिय रहा। नेक्स्ट है आपका बिहार विधानसभा चुनाव 1937। तो बिहार विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 1937 में। देखिए, जनवरी 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए। चुनावों में 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। 98 स्थानों पर विजयी हुई। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल MG हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। देखिए, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। तो ये आपको याद रखना है, किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में 1 अप्रैल 1937 को बिहार का पहला अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था।
मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री बने। तो ये आपको याद रखना है, बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री कौन बने थे? मोहम्मद यूनुस बने थे। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है कि मोहम्मद यूनुस जो अंतरिम मंत्रिमंडल था इसके मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, देखिए 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ और जो मेन प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं उस टाइम पर तो वो थे आपके श्री कृष्ण सिंह। तो इस चीज का डिफरेंस को आपको याद रखना है। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। चलिए बात करते हैं अभी फाइनली भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार की। तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। पटना के तत्कालीन जिलाध्यक्ष WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई। 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिन्हा एवं जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। तो ये आप देख सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किए गए। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने किया था। यहाँ पर आपको याद रखना है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम थे। जबकि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके श्री कृष्ण सिंह। जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 ईस्वी में किया था। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया। आजाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। तो ये आपको याद रखना है कि आजाद दस्ता के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात में वे अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार, शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांदकर भाग निकले और आजाद दस्ते का गठन किया। तो कब निकले थे वो? 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात निकले थे। ये भी आपको याद रखना है। नेपाल में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध एवं अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। आजाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र और अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। आजाद दस्ते के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था। 1943 के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, अतः आजाद दस्ते का प्रयास शिथिल पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया। तो आपको इसको याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया और इसे स्वराज ट्रेन नाम से चलाया। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। 1942 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉन्ज था। बाद में 1948 ईस्वी में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया। तो गांधी मैदान से पहले इसका नाम पटना लॉन्ज था। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए। 8,783 को सजा हुई, 134 शहीद हुए, 362 व्यक्ति घायल हुए। चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की और अगला टॉपिक है आपका पृथक बिहार राज्य का गठन कैसे होता है। देखिए पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है, ये आपको याद रखना है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स और बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में पटना में हुआ था। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसका दूसरा अधिवेशन 1909 ईस्वी में भागलपुर में हुआ। इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा की गई। चलिए यहाँ पर समझते हैं आधुनिक बिहार से जुड़े कुछ अन्य तथ्य जो आपको याद रखने हैं। देखिए 1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया। 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरिन थे। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती शैल बाल राय, हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, तो इनको आप देख सकते हैं। आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई। कौन हुई थी? आशा सहाय। 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया था। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जीरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों की रचना की। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है जिनको आपको याद रखना है। देखिए पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की है। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की है। 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आधुनिक बिहार से रिलेटेड जो आप याद रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रम एक नज़र में। तो यहाँ पर आपको एक नज़र में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाक्रम दिए गए हैं और उनकी डेट दी गई है। यहाँ पर आप इनको याद कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले है आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन कब हुआ था? तो आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन हुआ था 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 536 ईस्वी पूर्व। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में। महावीर स्वामी का निधन कब हुआ था? 468 ईस्वी पूर्व में। बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान हर्यक वंश की स्थापना कब की गई थी? 544 ईस्वी पूर्व। उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी कब बनाया गया था? 455 ईस्वी पूर्व में। नंद वंश की स्थापना 344 ईस्वी। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना 321 ईस्वी पूर्व में की गई थी। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या। शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी में। कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संवत प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में। गुप्त संवत आरंभ होता है 320 ईस्वी में। हेनसांग की बिहार यात्रा 635 ईस्वी में होती है। इत्सिंग की बिहार यात्रा 663 ईस्वी। पाल वंश की स्थापना 750 में। बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ विजय 1198 ईस्वी में। इल्तुतमिश का बिहार बंगाल पर अभियान 1225 ईस्वी में। गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान 1324 से 25 ईस्वी में होता है। फिरोज शाह का बिहार अभियान 1359 से 60 में। सिकंदर लोदी का बिहार अभियान 1504 ईस्वी में होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं चौसा युद्ध में शेरशाह की जीत 1539 ईस्वी में हुई थी, तो इसको आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं अकबर का बिहार विजय कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। और ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना कब हुई थी? 1651 ईस्वी में। और डचों के व्यापारिक केंद्र की स्थापना 1632 ईस्वी में हुई थी। और पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में। बिहार में भीषण अकाल कब पड़ा था? 1770 ईस्वी में। गोलघर का निर्माण कब किया गया था? 1784 ईस्वी में। बिहार में वहाबी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1821 ईस्वी में हुआ था। संथाल
विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 में। ये सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह कब हुआ था? 1856 ईस्वी में हुआ था लोटा विद्रोह। देवघर से बिहार में 1857 की क्रांति का प्रसार कब? 1857 में। देखिए बिहार में अकाल कब पड़ा था? 1874 ईस्वी में। मुजफ्फरपुर बम कांड आपको याद होगा 1908 ईस्वी में हुआ था। और पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा कब की गई थी? ये 1911 में की गई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पृथक बिहार का गठन कब किया गया था? 1912 ईस्वी में। कंफ्यूज नहीं होना है, 1911 में घोषणा की गई है, 1912 में गठन कर दिया गया है। पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन कब किया गया था? तो 1913 ईस्वी में किया गया था। ताना भगत आंदोलन कब चला है? 1914 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको सारी चीजें याद रखनी है। बिहार में खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ है। बिहार में असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में। आप इसको वीडियो को पॉज करके भी इन सब